तो ये हमारे पास कुछ आंकिक प्रश्न हैं और सबसे पहला क्या दिया है, ये सब प्रश्न आपको नोट्स में मिल जाएंगे। 220 के वोल्ट तथा 100 वाट का एक बल्ब है और 110 वोल्ट के स्रोत से जोड़ा जाता है। बल्ब द्वारा व्ययित शक्ति या खर्च होने वाली शक्ति हमें ज्ञात करनी है। तो हमें सबसे चीज़ जो महत्वपूर्ण है वो ये याद रखनी है, कोई भी बिजली का उपकरण हो उस उपकरण पर ये दो चीज़ें जरूर लिखी होती हैं, ये आप ध्यान रखें। एक तो कि वो कितनी पावर खर्च करेगा और दूसरा वो पावर कब खर्च करेगा जब उसको इतना वोल्ट मिलेगा विभव। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो जैसे ये बल्ब है, बल्ब 100 वाट का बल्ब है, 220 वोल्ट उस पर लिखा हुआ है। अगर आपने जिस सप्लाई से, जिस बिजली के स्रोत से, जिस किसी भी मेन लाइन से या कहीं पर भी आप जोड़ रहे हो, अगर वहाँ पर 220 वोल्ट है और 220 इस पर लिखा हुआ है, तो ये 100 वाट की जो रोशनी होती है बल्ब की, वो पूरी रोशनी आपको देगा। लेकिन अगर इस वोल्टेज से विभव हो जाता है ज़्यादा, किसका, जहाँ आप जोड़ रहे हो, इस पर तो लिखा है, ये लिखा ही रहेगा। अगर विभव हो जाता है ज़्यादा तो निश्चित रूप से आप ये देखेंगे कि घरों में तेज रोशनी हो जाती है। जैसे ही वोल्टेज बढ़ता है विभव बढ़ता है। तो इसका मतलब है फिर वो 100 वाट बिजली खर्च नहीं करेगा, 100 से ज़्यादा करेगा। सबसे ज़्यादा कहाँ करेगा, मतलब कितनी ज़्यादा करेगा, इस बात पर निर्भर करेगा कि कितना विभव 220 वोल्ट से बढ़ा है। लेकिन एक चीज़ और उसकी लिमिट होती है, अगर आपने 220 से 250 तक किसी बल्ब पे लिखा रहता है, किसी उपकरण पर 250 वोल्ट से जैसे विभव ज़्यादा जाएगा तो इस बल्ब में क्या होता है, बल्ब के अंदर एक फिलामेंट होता है। जैसे आपका ये बल्ब है, ये जो फिलामेंट किसको कहते हैं, एक तार, उसमें देखा होगा आपने, एक बल्ब के अंदर तार होता है और वो एक स्प्रिंग की तरह होता है, उसे हम बल्ब का फिलामेंट कहते हैं। तो ये फिलामेंट का काम जो है, जब इसको 220 वोल्ट से ज़्यादा विभव मिलेगा तो फिलामेंट में से ज़्यादा धारा प्रवाहित होगी और धारा के ऊष्मीय प्रभाव के कारण ये बल्ब जो है गर्म होगा, इसका फिलामेंट, और ये फिलामेंट जल जाएगा और ये बल्ब जिसको आप कहते हो फ्यूज हो गया है, यानी बल्ब ये खराब हो जाएगा, फ्यूज हो जाएगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि 220 वोल्ट कोई भी उपकरण हो, अगर आपके पास उस उपकरण की जो रेटिंग लिखी है, जो उसकी ऊपर लिखा हुआ है, उससे अधिक विभव पर आप उसका इस्तेमाल ना करें। अगर उस विभव पर कर रहे हैं तो फुल पावर के साथ, फुल शक्ति के साथ, पूरी शक्ति के साथ वो अपना काम करेगा। अगर आपने इससे विभव कर दिया कम, तो फिर वो रोशनी क्या करेगा, ये बल्ब है तो रोशनी कम देगा और पावर जो है वो कम खर्च करेगा। कैसे देखते हैं इसको, शक्ति बराबर हो P बराबर हो, P बराबर हमें क्या दिया है, 100 वाट का बल्ब है, 100 वाट है, विभव V का मान 220 वोल्ट दिया है। अब हम क्या जानते हैं, शक्ति के 3 सूत्र हमने पढ़ाए थे, P बराबर V स्क्वायर अपॉन R, एक होता है P बराबर I स्क्वायर R, एक होता है P बराबर V इंटू I। तो चूंकि हमें विभव दिया है और शक्ति दी है, इसकी रेटिंग दी है, तो हम प्रतिरोध निकाल लेते हैं। क्यों, क्योंकि विभव कम ज्यादा होगा, विभव कम ज्यादा होने से धारा कम ज्यादा होगी। लेकिन इसका एक बार आपने प्रतिरोध, ये फिलामेंट एक बार बल्ब के अंदर फिक्स कर दिया तो वो फिलामेंट आप बदल नहीं सकते, यानी बल्ब का प्रतिरोध बदलेगा नहीं। कोई भी उपकरण है उसका प्रतिरोध नहीं बदलेगा। तो प्रतिरोध इससे हम निकाल लेंगे, R बराबर क्या मिला, V स्क्वायर अपॉन R, V का मान 220। कौन सा विभव लिखना है, हमें प्रतिरोध निकालना है, किसका, बल्ब का। तो बल्ब का ही विभव हमें लिखना है जो दिया गया है, 220 इंटू 220/100। तो इससे 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 22 इंटू 22 484। प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है तो ओम आ गया, R बराबर 484 ओम। अब हम किस बिजली के स्रोत से जोड़ रहे हैं, तो उसकी स्रोत की वोल्टता दी है V डैश बराबर 110 वोल्ट। खर्च होने वाली शक्ति इसी सूत्र से P डैश बराबर V डैश स्क्वायर अपॉन R डैश नहीं लिखेंगे। क्यों, क्योंकि बल्ब का प्रतिरोध चेंज नहीं हो रहा है, इसलिए हम R ही लिखेंगे। तो P डैश बराबर V डैश स्क्वायर अपॉन R। V डैश का मान अब जो लेना वो कितना है, जहां जोड़ा है आपने 110 से जोड़ा है, 110 इंटू 110/484। 11 से 11 दशमलव 110, 11 चौक 44, 11 चौक 44, फिर से 11 से 110, 11 चौक 44, 100/4 यानी 25 ओम। तो इस तरह से हम बल्ब का प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हैं। तो हमारे पास सेकंड जो
न्यूमेरिकल है, सवाल है वो ये है, एक हमें ग्राफ दिया गया है। इस ग्राफ में दो राशियां दर्शाई गई हैं, एक अक्ष पर विभव है और एक अक्ष पर धारा है। धारा का मान एम्पियर में दिया है, विभव का मान वोल्ट में दिया है, और ये सरल रेखा हमें ग्राफ दिया है। ये जो डॉट डॉट है ये तो हमने इस पे लगाए हुए हैं ताकि हमें पता चल जाए कि किस विभव के संगत कौन सी धारा है। देखो इसका ये मतलब है, जैसे ये 2 वोल्ट है, दो के हमें क्या करना है, इस ग्राफ पर कोई बिंदु लेना है, इसके ठीक सामने और इसके ठीक सामने रहा बिंदु। तो यहाँ से हमने इस पर लंब डाल दिया, एक तरह से इस पर, यहाँ से इस पर लंब डाल दिया, इस पर डाल दिया। तो इसका मतलब है ये जो बिंदु है, इस बिंदु पर विभव का मान तो 2 है, और इस बिंदु पर ग्राफ में धारा का मान 0.1 एम्पियर है। तो हम क्या पता करना चाह रहे हैं, प्रतिरोध का मान। हम क्या जानते हैं, ओम के नियम से R बराबर V/I। हमें ये देखना है कि प्रतिरोध कब निकालेंगे, जो विभव है और उसके संगत धारा। तो विभव के मान 2, 4, 6 दिए, 2, 4, 6 वोल्ट, 2 वोल्ट, 4 वोल्ट, 6 वोल्ट, ठीक है। और इसके संगत धारा का मान 0.02, 0.3 एम्पियर दिया है। तो हम किसी से भी निकाल सकते हैं। अगर हमने मान लो ये पहले 2 रखा, तो 2 में हम भाग देंगे 0.1 का, ये 2 और अपॉन 0.1 बराबर 20 ओम। इसी प्रकार से 4 में हम भाग देंगे 0.2 का, इससे भी वही निकलेगा 20 ओम। 6 में देंगे हम 0.3 का, उससे भी निकलेगा 20 ओम। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इस ग्राफ की सहायता से, और प्रतिरोध का मान, कभी कभी इस तरह का कोई ग्राफ परीक्षा में आ जाए तो आप आसानी से प्रतिरोध का मान ज्ञात कर सकते हैं। तीसरा एक सवाल दिया है, और ये हमें डायग्राम दिया गया है एक। इस डायग्राम में 2 सेल लगे हुए, दोनों के विद्युत वाहक बल समान है, E और E, और इसके साथ एक प्रतिरोध जोड़ा गया है। हमें ये पूछा है इस प्रतिरोध में से बहने वाली धारा का मान क्या होगा। हम आपको सेलों का श्रेणी क्रम और समांतर क्रम हम आपको बढ़ा चुके हैं। जब भी हम समांतर क्रम या श्रेणी क्रम में धारा का मान निकालते हैं, धारा बराबर यहाँ आता है कुल विद्युत वाहक बल और यहाँ आता है कुल प्रतिरोध। तो कुल विद्युत वाहक बल E और E 2 दिए गए हैं, तो एक तो दिया है E, दूसरा भी दिया है E। इनके आंतरिक प्रतिरोध नहीं दिए हैं, इसका मतलब आंतरिक प्रतिरोध के मान क्या है, 0 है। हम क्या जानते हैं कि जब 2 कोई भी स्रोत हो, समांतर क्रम में हो, समांतर क्रम में क्या होता है, विभव का मान समान होता है। तो इसका मतलब दोनों का अगर हम जोड़ेंगे, दोनों को मिलाएंगे, तो सिर्फ हमें क्या मिलेगा, विद्युत वाहक बल E मिलेगा। यानी तुल्य विद्युत वाहक बल का मान क्या होगा, E। दोनों में से सिर्फ कोई एक लेना पड़ेगा, कारण क्योंकि दोनों समांतर क्रम में, और समांतर क्रम में विभव का मान समान होता है, और आंतरिक प्रतिरोध इनके दिए नहीं। अगर इनके आंतरिक प्रतिरोध अलग अलग दिए होते तो फिर हमने जो पहले सूत्र पढ़ा है उस हम सूत्र का इस्तेमाल करके EQ निकाल लेते। तो हमें क्या मिला, EQ बराबर E, और प्रतिरोध तो एक ही दिया है, तो E/R। तो इसका आंसर क्या होगा, E/R। जैसा कि इसमें दिखाया गया है, EQ बराबर E, I बराबर EQ/R, E/R। और अब इस तरह से आ जाएगा परिपथ, दोनों में से कोई एक आ जाएगा, और बाह्य प्रतिरोध में बहने वाली धारा। तो इस तरह से धारा का मान होगा I बराबर E/R। किस ताप पर, अगला सवाल है, किस ताप पर तांबे के तार का प्रतिरोध 0 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर प्रतिरोध का दोगुना हो जाएगा। तांबे के लिए अल्फा, इसे हम कहते हैं प्रतिरोध ताप गुणांक, 4 × 10⁻³ प्रति डिग्री सेंटीग्रेड आपको दिया गया है। हमें क्या पूछा है, किस ताप पर, यानी ताप पूछा है, और 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो प्रतिरोध है उसका क्या हो जाएगा, दोगुना। तो हमने मान लिया कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर ताप का तांबे के तार का प्रतिरोध कितना है, R0 है। T डिग्री सेंटीग्रेड प्रतिरोध क्या मान लिया हमने, RT मान लिया है। जबकि प्रश्न में क्या दिया है, T डिग्री सेंटीग्रेड पर जो प्रतिरोध है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रतिरोध का क्या हो जाएगा, दोगुना। यानी RT बराबर क्या हो जाएगा, 2R0, क्योंकि 0 पर कितना है, R0, तो T पे कितना हो जाएगा, 2R0, दोगुना। अल्फा बराबर ये दिया है, ताप T का मान ज्ञात करना। हम ये सूत्र जानते हैं, T डिग्री सेंटीग्रेड पर T डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर प्रतिरोध RT बराबर R0 1 प्लस अल्फा इंटू T। जहाँ ये हमने आपको बता दिया, RT T डिग्री सेंटीग्रेड पर है, R0 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रतिरोध है, अल्फा प्रतिरोध ताप गुणांक है, और T ताप है। RT का मान 2R0, R0 की जगह R0 1 प्लस अल्फा की जगह ये मान आ गया।
4 गुणे 10 की पावर -3 इंटू टी। तो ये मान आएगा 1 + 4 इंटू 10 की पावर -3 इंटू टी, ये माना गया है। R0 का भाग हो गया, R0 से R0 कट गए, यहाँ क्या बचा 2, यहाँ क्या बचा 1, 1 को इधर ले आएंगे तो 2 - 1, 4 इंटू 10 की पावर -3, यहाँ 1 बचा, 1 में भाग हो जाएगा, 4 गुणे 10 की पावर -3, टी बराबर 1/, ये 10 की पावर -3 ऊपर पहुंचेगा तो 10 की पावर +3 हो जाएगा, 10 की पावर +3 का मतलब 1000, 1000 में 4 से भाग दोगे तो 250, क्या आया डिग्री सेंटीग्रेड। तो तापमान क्या निकला 250 डिग्री सेंटीग्रेड। देखो नेक्स्ट सवाल क्या है, ये पूरा मैंने लिखा नहीं है पर इससे आप समझ जाएं, और ये आपकी किताब में लिया गया है और नोट्स में भी मिल जाएगा। एक मकान है और उस मकान में देखो इतना लोड है, लोड से मतलब बिजली का जो उपकरण लगे हुए वो इतने इतने वाट के लगे हैं। 100 वाट के 4 बल्ब लगे हैं जो डेली 4 घंटे जलते हैं। 40 वाट के 4 बल्ब हैं जो 6 घंटे जलते हैं। 60 वाट के 2 पंखे हैं जो 8 घंटे चलते हैं। यानी ये जो तीनों आपको दिए गए हैं, ये एक दिन में बिजली की इतनी खपत हो रही है। क्या क्या हो रही है वापस बता रहा हूँ। एक मकान है और उस मकान में 100 वाट के 4 बल्ब लगे हैं जो 4 घंटे जलते हैं। 40 वाट के 4 बल्ब लगे हैं जो 6 घंटे में जलते हैं। 60 वाट के 2 पंखे लगे हैं जो 8 घंटे जलते हैं। और आपको ये पूछा है कि अगर एक दिन में बिजली की इतनी खपत है तो 30 दिन का अगर कोई महीना है तो उस महीना में कितनी बिजली खर्च होगी। और यदि 1 यूनिट बिजली का जो खर्च है वो 5 रुपए है तो उस मकान वाले यानी मकान मालिक को कितने रुपए का बिजली बोर्ड को भुगतान करना पड़ेगा। तो अब इसको हमें ज्ञात करने के लिए सबसे पहले क्या है, हमें दिया है 1 यूनिट बिजली का खर्चा। हम सबसे पहले निकाल लें कि एक दिन में कुल कितनी यूनिट बिजली खर्च हो रही है। फिर हम क्या करें, उसमें 30 दिन के लिए निकाल लें तो 30 से गुणा कर दें, 30 दिन में कितनी यूनिट आएगी। फिर हम 5 से गुणा कर दें तो हमें कुल बिल कितना भरना है वो ज्ञात हो जाएगा। तो कैसे निकालेंगे, हमने आपको बताया था जो बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट जिसे हम कहते हैं बिजली बोर्ड जो होता है वो आपसे जो बिजली का खर्चा लेता है उसकी जो इकाई होती है जिसे हम कहते हैं 1 यूनिट, और वो 1 यूनिट 1 kWh के बराबर होती है। ये ध्यान रखें सब लोग कि 1 यूनिट बराबर 1 kWh। 1 kWh का मतलब समझ जाए आप, K का मतलब होता है 1000, 1 kWh 1000, W का मतलब वाट और H का मतलब आवर, यानी 1000 वाट इंटू आवर बराबर होता है 1 यूनिट के। तो हम सबसे पहले वाट इंटू आवर निकाल लें, और अगर उस वाट इंटू आवर में हम 1000 से भाग देंगे तो किलो वाट आवर आ जाएगा। तो देखो हम वाट इंटू आवर कैसे निकालते हैं। 100 वाट की कितने बल्ब है, 4 बल्ब। 100 वाट का अगर एक बल्ब जलता है तो 100 ही वाट रहेंगे, लेकिन 4 बल्ब जल रहे हैं तो कितने वाट हो गए, 400। लेकिन 400 में क्या निकालना है, वाट इंटू आवर। तो वाट में हम किससे गुणा करेंगे, आवर से। तो क्या हो गया 100 इंटू 4 यानी 400। 100 वाट के बल्ब में 4 बल्ब है तो 400 गुणा 400 वाट हो गए। वाट में हमें किससे गुणा करना है, आवर से। तो वाट इंटू आवर, तो ये हो गया 1600 वाट आवर। ये तो हो गया 100 वाट के 4 बल्ब। इसी तरह से 40 वाट के 4 बल्ब, 40 इंटू 4, ये तो हो गया वाट, और H आवर क्या है 6, तो ये हो गया वाट इंटू आवर। तो इनका गुणा किया तो 960 वाट आवर। इसी तरह से 60 वाट के 2 पंखे हैं, 60 इंटू 2 इंटू 8 घंटे चल रहे हैं, तो ये वाट इंटू आवर 960 वाट आवर। टोटल वाट आवर क्या आया, 1600, 960, 960 यानी 3520 वाट आवर आया। ध्यान रखना ये किलो वाट आवर नहीं है, जो किलो वाट आवर होता है उसी को हम यूनिट कहते हैं। तो हमें इसे बदलना पड़ेगा किलो वाट आवर में। तो किलो वाट आवर में बदलने का बहुत आसान तरीका है। किलो में बदलने के लिए या किलो वाट आवर में बदलने के लिए हम 1000 से भाग दे देते हैं। और अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आता है तो एक दूसरा तरीका भी है। 3520 आया आपका, अगर हम इसमें 1000 से गुणा कर दें और इसमें हम 1000 से भाग कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये किस में है, वाट आवर में। इसका हमने इसमें दिया भाग तो आया हमारे पास 3.52 इंटू 1000। अभी भी ये वाट आवर है, लेकिन हम 1000 को क्या लिखते हैं, 1 किलो, तो हम इसे लिखेंगे 3.52 और किलो वाट और आवर बन गया किलो वाट आवर। हमने वैसे अगर आप ध्यान से इसे देखें तो यहाँ किलो वाट आवर कब आया, जब हमने 1000 से इसे क्या दिया, भाग। आप सीधा सीधा लिख सकते हो 1000 से भाग देके,
तो ये किलोवाट आवर आ गया, तो 3.52 किलोवाट आवर आ गया। यानी ये एक दिन की यूनिट आई है। क्यों? क्योंकि यूनिट किस में होती है? किलोवाट आवर में। एक दिन की यूनिट इतनी आई तो 30 दिन की कितनी आएगी? 30 गुना हो जाएगा। तो 30 दिन में कुल यूनिट 30 × 3.5 तो 105.6 यूनिट आई है। एक यूनिट बिजली का खर्चा कितना है? 5 रुपए। तो 105.6 का क्या होगा? 5 × 105.6। इन सब का आप गुणा करोगे तो आएगा 528 रुपये। तो उस मकान मालिक को 528 रुपये का बिल का भुगतान करना पड़ेगा। अब हमारे पास एक और अगला सवाल है, 220 वोल्ट और 5 एम्पियर सप्लाई लाइन पर कितने 100 वाट के बल्ब जोड़े जा सकते हैं? यानी हमारे पास जो घर में जो सप्लाई जो लाइन आ रही है उसमें 5 एम्पियर तो हम उससे लोड ले सकते हैं और 220 वोल्ट विभव पर ले सकते हैं। तो हम कुल मिला के इससे ज़्यादा सप्लाई हम उस पर नहीं ले सकते हैं। तो हमारे पास कितनी पावर हम ले सकते हैं? 220, ये V है और ये I है। P बराबर होता है V × I के। P बराबर V × I। तो हम इससे क्या है 220 × 5 यानी 1100 वाट तक हम इस पे जोड़ सकते हैं। तो हम क्या करें, 100 वाट के पूछा है कितने बल्ब लगेंगे। तो देखो घर में सभी उपकरण किस में लगाए जाते हैं? हमेशा समांतर क्रम में। समांतर क्रम में जो उपकरण लगे हैं कुल शक्ति व्यय हमने आपको बताया था P बराबर P1 + P2 + P3। यानी बल्ब के अलावा अगर कुछ और भी लगा हो तो सब जुड़ते चले जाएंगे। तो चूंकि यहाँ बल्ब लगे हैं और कितने बल्ब हम जोड़ सकते हैं उसके लिए हम क्या करें, ये P बराबर P1 + P2 + P3 इस तरह से। अगर मान लो सभी उपकरणों की जो शक्ति है वो बराबर, तो ये आ जाएगा P, ये भी P, ये भी P + P कितनी बार? N बार। अगर ये P + P यानी 3 लगे हैं तो क्या आएगा? 3P। 4 लगे हैं तो 4P, 10 लगे तो 10P, N लगे हैं तो NP। तो ये क्या आ गया? P डैश बराबर NP। और P डैश यानी कुल शक्ति, और वो कितनी ये है? P डैश 220 × 5। क्योंकि आप इससे अधिक तो ले ही नहीं सकते, इससे ज़्यादा तो आप खर्च इस पर तो लोड इससे ज़्यादा लगा ही नहीं सकते हो। तो 220 × 5 यानी 1100। N का मान यानी बल्बों की संख्या में ज्ञात करनी है। एक बल्ब कितने का है? 100 वाट का। तो P बराबर 100। तो 1100 P डैश का मान जो कि 220 × 5 से आया बराबर N × 100। तो N का मान निकल जाएगा, 2 जीरो कट गया यानी 11 बल्ब। तो आप क्या कर सकते हो, इतनी सप्लाई की अगर मेन लाइन है तो उस पर आप 100 वाट के कितने बल्ब लगा सकते हो? 11 बल्ब। मान लो ये 5 की जगह यहाँ 15 आ जाए, कितनी आ जाए? 15। तो अब जहाँ पे आपने 220 × 5 किया तो यहाँ 15 कर दो। तो यहाँ 15 से क्या मान आएगा? 15 जीरो, 15 दूनी 30, 3 और 15 दूनी 30 और 3 33, यानी 3330 आ गया। तो अब 3330 में जाएगा 100 का भाग। तो 2 जीरो 1 जीरो कट गया 33, यानी 33.3। अब 0.3 तो बल्ब होता नहीं, तो लगभग आप 33 बल्ब इस पे लगा सकते हो। इसका मतलब ये हुआ।